हेलो, गुड इवनिंग डियर ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। वेलकम बैक योर आदेश पाठशाला प्लेटफॉर्म। आई होप आप सभी की तैयारी बहुत ही बढ़िया और शानदार तरीके से चल रही होगी। तो जिस घड़ी का था हम सबको इंतजार, तो आ गई फाइनल वो ही घड़ी। जी हाँ दोस्तों, कल रात को लगभग 11:30 बजे के आसपास या इससे पहले एक नोटिफिकेशन यूजीसी की तरफ से आता है कि यूजीसी नेट जेआरएफ दिसंबर 2025 की फॉर्म फिलिंग की जो प्रोसेस है वह प्रारंभ हो चुकी है। तो आज की हम अपनी इस क्लास में कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। तो आज की ये जो क्लास है ना, आखिरी तक देखना। क्यों? क्योंकि ये जो क्लास है उन सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है जो यूजीसी नेट जेआरएफ दिसंबर 2025 देना चाहते हैं या देने का मन बना रहे हैं, परंतु कुछ कंफ्यूजन की वजह से अभी तक उस निर्णय तक नहीं पहुंच पाए। तो आज की ये क्लास उन सभी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो आज की इस क्लास में हम कुछ जिन बिंदुओं पर मैं चर्चा करूंगा वो बिंदु हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे नोटिफिकेशन पे। नोटिफिकेशन की क्या क्या डेट है, ठीक है। नोटिफिकेशन के अलावा और किस पर चर्चा होगी आज? इसके बाद हम बात करेंगे एग्जाम पैटर्न पर। थंबनेल में देख ही लिया होगा, फिर बता देता हूं। एग्जाम पैटर्न पर बात करेंगे और इलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पर हम बात करेंगे, ठीक है। इलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पर बात करेंगे और किस चीज पर बात करेंगे? एक सबसे इंपॉर्टेंट होती है, वो होती है आपकी बात रिजल्ट की भी कैटेगरी हमारे पास होती है। तो हम बात करेंगे रिजल्ट कैटेगरी पर भी, ठीक है। एज लिमिट, ये भी हम चर्चा करेंगे, क्या क्या एज लिमिट है। एग्जाम फीस वगैरह सब इसमें देख लेंगे, चर्चा कर लेंगे, छोटी छोटी इंफॉर्मेशन है। और आप सबके लिए बता दूं, क्लास स्टार्ट करने से पहले ऐसे विद्यार्थी जो यूजीसी नेट जेआरएफ पेपर 1 कंप्लीट पढ़ना चाहते हैं यूट्यूब पर, तो वह सभी विद्यार्थी राधेश पाठशाला चैनल से पेपर 1 कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट अपने इसी चैनल से बैच उदयपथ 1.0 के माध्यम से मैं राधेश्याम केवट पेपर 1 आपका कंप्लीट इसी चैनल पे पढ़ा रहा हूं, जिसकी अभी तक हम 5 यूनिट कंप्लीट कर चुके हैं। बहुत जल्दी हम बाकी की बची यूनिट भी कंप्लीट करेंगे। तो ऐसे विद्यार्थी जो पढ़ना चाहते हैं वो जाइए, प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट से क्लास देखना प्रारंभ कर दीजिए। क्लास के सभी नोट्स कहां मिलेंगे? तो आपको मिलेंगे टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल की लिंक कहां मिलेगी? हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, और चैनल के अबाउट सेक्शन में जाएंगे तो आपको चैनल की लिंक मिल जाएगी। तो वहां से आप नोट्स डाउनलोड कीजिए, उनको पढ़िए और क्लासेस देख के कॉन्सेप्ट को भी समझ लिए। चलिए तो बात करते हैं आज की अपनी इस क्लास पे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे नोटिफिकेशन पे। ये नोटिफिकेशन कौन सा है आपका? यह है यूजीसी नेट दिसंबर 2025, ठीक है। अभी जो यूजीसी नोटिफिकेशन दिया है यह है यूजीसी नेट जेआरएफ दिसंबर 2025 का नोटिफिकेशन। क्या क्या बात की गई है इस नोटिफिकेशन में? देखिए, कब स्टार्ट हुआ ये, तो इसकी जो फॉर्म फिलिंग की डेट है ना, ये नोट कर देख लीजिए, समझ लीजिए इसको अच्छे से। फॉर्म फिलिंग की डेट, ठीक है। फॉर्म फिलिंग की डेट स्टार्ट हो गई है आपकी 7 अक्टूबर से, ठीक है। 7 अक्टूबर से कब तक चलेगी? यह चलेगी लगभग 1 मंथ। तो 7 नवंबर तक ही ये प्रोसेस आपकी पूरी रहेगी। 7 नवंबर तक, 7 अक्टूबर से 7 नवंबर तक आपकी फॉर्म फिलिंग की प्रोसेस रहेगी। लास्ट डेट का वेट मत करना, वरना होगा क्या, जो आप 4 सेंटर भरोगे एग्जाम सेंटर, होगा क्या, जब लास्ट में भरोगे तो आप पहले पे जो सेंटर चाहते हैं वो नहीं मिलेगा आपको। क्यों? सीट फिर फुल हो जाती है वहां पे। इसलिए देर नहीं करना, अभी जाइए और फॉर्म फिलिंग की प्रोसेस को खत्म करके टेंशन फ्री हो जाइए, ठीक है। इसके बाद फिर आएगा आपके पास करेक्शन विंडो। ये खुलेगी आपके लिए 10 से 12 नवंबर तक आपकी करेक्शन विंडो खुलेगी, ठीक है। जो भी कुछ गलतियां त्रुटियां हो जाती हैं फॉर्म फिलिंग के टाइम पे, तो 10 से लेके 12 नवंबर तक ये आपकी करेक्शन विंडो ओपन रहेगी, ठीक है। करेक्शन ये नोट कर लेना अगर करना चाहे तो। इसका टेलीग्राम चैनल पे मैंने पूरा का पूरा एक नोटिफिकेशन भी दे दिया, पर मैं बता देता हूँ, करेक्शन विंडो आपकी ओपन रहेगी। अभी एग्जाम डेट, सिटी सेंटर स्लिप, एटीएम सॉरी एडमिट कार्ड के विषय में कोई भी जानकारी अभी यूजीसी की तरफ से नोटिफिकेशन में नहीं दी गई है। अभी एग्जाम डेट फाइनल नहीं है, किस मंथ एग्जाम होगा, क्या एग्जाम की डेट रही थी कि नोटिफिकेशन अगर अभी आया तो मे बी ये मिड दिसंबर
या दिसंबर के लास्ट वीक में एग्जाम आपके कंडक्ट हो सकते हैं, बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटीज हैं, ऐसा पहले भी हुआ है, परंतु अभी डेट नहीं दी गई है, तो अभी फॉर्म फिलिंग की जो प्रोसेस है आप यहाँ से कंप्लीट कर दीजिए। चलिए, समझ में आ गया आपको? अच्छा, एग्जाम फी बता दूं कि आपको कितनी कितनी एग्जाम फीस। चलिए एग्जाम फीस और देखना चाहते हैं देख लीजिए। देखिए एग्जाम फीस की यदि मैं बात करूं आपसे, तो एग्जाम फी जनरल कैटेगरी वालों के लिए है 1150 रुपए, ठीक है। ओबीसी पी जो रिजर्व कैटेगरीज है अपनी जितनी भी ओबीसी ईडब्ल्यूएस वगैरह, ओबीसी नॉन ईडब्ल्यूएस वगैरह जितनी भी है आपकी, इन सब के लिए ओबीसी और ईडब्ल्यूएस चल लिख लेते हैं, इनके लिए रहेगी 600, वही ये फीस जो पहले रहती थी। फिर एक कैटेगरी और आती है एसटी एससी वाली जो कैटेगरी है आपकी, ठीक है, एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी और बहुत सारी इसमें जो कैटेगरीज हैं इसमें डिसेबिलिटीज वाली, उन सबके लिए इसकी जो एससी एसटी एंड जो डिसेबिलिटी वाली कैटेगरीज है उन सबके लिए है 325 रुपए, ठीक है। तो ये आपकी एग्जाम फी है, जाइए और एग्जाम जल्दी से भरिए और फ्री हो जाइए। चलिए अब हम बात करेंगे यहाँ पे एग्जाम पैटर्न की। सबसे पहले एग्जाम पैटर्न के बाद बात करेंगे एलिजिबिलिटी, कौन कौन व्यक्ति यह एग्जाम दे सकता है, कौन कौन व्यक्ति इस एग्जाम के लिए एलिजिबल है, कौन नहीं दे सकता, क्या क्राइटेरिया कंप्लीट करना पड़ेगा, यह समझना बहुत इंपॉर्टेंट। इससे पहले पूरा का पूरा पेपर समझेंगे एग्जाम पैटर्न कि आखिर इस एग्जाम का पैटर्न क्या है। एक ही क्लास में आपके सारे डाउट्स क्लियर करने की कोशिश है मेरी, इसलिए अब जो चीजें ये आपकी नोट करने वाली है, नोटिफिकेशन था, ठीक है, अब जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं ये कर लीजिएगा आप नोट। क्लियर? यूजीसी नेट जेआरएफ दिसंबर 2025, ठीक है, दिसंबर 2025 नोटिफिकेशन आ चुका है। अब किसी भी एग्जाम को देने से पहले, किसी भी जंग के मैदान में उतरने से पहले सबसे जरूरी चीज होती है तैयारी करना। यह सामने वाले के बारे में पता हो कि हमारा शत्रु कौन है, कैसा है, उसके अकॉर्डिंग ही तो तैयारी करेंगे। ये मान के चले यूजीसी नेट जा रहे पे आपका शत्रु, अब आपको इसके साथ जंग लड़ना है तो इसको शत्रु को पहचान होना बहुत जरूरी है। क्लियर? तो पहचान होती है आपके पास इसके इस एग्जाम पैटर्न से, वरना वही स्थिति होती थी आंख मूंद कर समुद्र में कूदने जैसी स्थिति रहेगी अगर आप एग्जाम में उतर जाओगे तो। देखिए कितने पेपर होते हैं हमारे एग्जाम में? सर 2 पेपर होते हैं। कितने पेपर होते हैं मेरे प्रिय विद्यार्थियों? 2 पेपर होते हैं। एक होता है पेपर 1 और एक होता है पेपर 2। पेपर 1 एंड पेपर 2। देखिए अब इसकी जो विशेषताएं लिख रहा हूं ये आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। पेपर 1 ये सभी का कॉमन इनकी जनरल पेपर रहता है, ठीक है, ये जनरल पेपर है, ये सबको देना पड़ता है, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट से हो, हिंदी से हो, इतिहास से हो, पॉलिटिकल साइंस से हो, ये कॉमन पेपर सभी का ही रहता है। कितने प्रश्न आते हैं यहां से आते हैं 50 प्रश्न। कितने प्रश्न आएंगे पेपर 1 से? 50 प्रश्न, ठीक है। 50 प्रश्न आएंगे तो प्रत्येक प्रश्न के आपके मिलते हैं 2 नंबर। इस हिसाब से इस पेपर में आपके कितने मार्क्स मिलेंगे? आपको 100 मार्क्स। क्लियर? तो पहला जो पेपर है इसको मिलेंगे आपको 100 नंबर। इसी प्रकार बात करते हैं पेपर 2। पेपर 2 आपका जो एमए मेन सब्जेक्ट है वही रहता है, ठीक है। अभी एक 4 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स जो आया है इसके अंतर्गत यह वरीयता हटा दी गई कि एमए में आपका जो सब्जेक्ट, लेकिन जिनका एमए जिनका है वो सिर्फ अपने एमए वाले सब्जेक्ट से ही दे पाएंगे। लेकिन अभी जो नए विद्यार्थी हैं एनईपी 2022 सॉरी 2020 के आधार पर जो हमारी एनईपी आई है 2020 में, उसके आधार पर अब 4 ईयर के 4 साल के और 8 सेमेस्टर वाले हमने जो एक कोर्स लॉन्च किया है वो इंक्लूडेड एमए वाले होते हैं। वहां पे क्या है ना, ये सब्जेक्ट वाली वरीयता नहीं, आप जिस विषय में पीएचडी करना चाहते हैं आप उस विषय से यह एग्जाम दे सकते हैं। क्लियर? तो ये आपका मेन सब्जेक्ट होता है जिसमें आप पीएचडी करना चाहते हैं। एमए में आपका जो सब्जेक्ट है वही सब्जेक्ट से आप एग्जाम दे सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मानिए किसी का हिंदी लिटरेचर से होगा, किसी का हिस्ट्री से होगा, ईटीसी, ठीक है। जैसे मेरा पॉलिटिकल साइंस है तो मैं पॉलिटिकल साइंस से ये एग्जाम दे सकता हूं।
कितने प्रश्न आते हैं यहां से आते हैं टोटल 100 प्रश्न या क्वेश्चन, ठीक है। कितने मार्क्स मिलेंगे? प्रत्येक प्रश्न का मिलता है 2, तो कितने होगा इसके 200 मार्क्स का आपका ये। तो अब हम बात करते हैं दोनों की कंपैरिजन करके। देखिए टोटल पेपर में क्वेश्चन कितने हुए आपके? टोटल क्वेश्चन से आपके पास 150 क्वेश्चन। मार्क्स कितने मिलेंगे इनके? आपको मिलेंगे 300 मार्क्स। समय की बात करूं, समय मिलता है 150 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 3 घंटे का समय, 3 आवर या 3 घंटे का समय आपको दिया जाएगा। इस 3 घंटे के दौरान आपको कोई भी ब्रेक नहीं मिलेगा। आपको एक ही शिफ्ट में आपका पूरा पेपर कंप्लीट करना है। चाहे आप पेपर 2 पहले उठा लीजिए, चाहे पहले पेपर 1 उठा लीजिए, आपकी जैसी इच्छा है, आप जैसे करना चाहे। पेपर 1 करने में सहज हो तो पहले पेपर 1 कर लीजिए, पहले पेपर 2 करना चाहते हैं 2 कर लीजिए। ये आपकी क्षमता एबिलिटी के आधार पर ही तय आप कर पाएंगे। क्लियर? तो प्रश्न आपका रहेगा पूरा 150 क्वेश्चन का, जिसके आपको 300 नंबर मिलेंगे। समय 3 घंटे रहेगा। और क्या एग्जाम पैटर्न, बहुत सारी चीजें यहाँ समझ में आ गई हैं। अब देखिए अब हम बात करते हैं हमारे इस एग्जाम के विषय में, और कुछ की पॉइंट्स मैं आपको बता देता हूं। देखिए आपका जो एग्जाम है ये ऑनलाइन मोड में होगा, ठीक है। ऑनलाइन मोड, इसको हम बोलते हैं सीबीटी, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के आधार पर आपका ये एग्जाम लिया जाएगा, ठीक है। और नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं रहेगी, नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी। तो ये एक एडवांटेज आपको इस एग्जाम देने का मिल जाता है। आपको इसमें माइनस मार्किंग नहीं रहेगी, तो आप बढ़िया आराम से तुक्के भी लगा सकते हैं जिनकी तैयारी अच्छे नहीं होती। बहुत सारे क्वेश्चन तुक्के से लगा के आते हैं बच्चे, पीवाईक्यू लगा के करते हैं, तुक्के से निकल जाता है। पर जेआरएफ नहीं होता, नेट वगैरह पीएचडी वगैरह निकल जाए, बात अलग है उन सबकी। तो ये आप नोट कर लीजिए, ये आपका मेन एग्जाम पैटर्न है। समय की बात कर दी मैंने, एक बार रिकॉल करा देता हूं। 2 पेपर होते हैं। पहला पेपर 1 जनरल पेपर होता है, इसमें आपके 50 प्रश्न आते हैं, 100 नंबर मिलेंगे आपको। सेकंड पेपर आपका मेन सब्जेक्ट का होता है, इसमें आपको 100 प्रश्न दिए जाएंगे, जिसके आपको 200 नंबर मिलेंगे। समय सीमा रहती है आपके पास 3 घंटे की। 3 घंटे में आपको 150 प्रश्न हल करना है, जिसके आपको 300 नंबर दिए जाएंगे। बीच में कोई भी गैप नहीं होगा, 3 घंटे ही आपको बैठना है आपके कंप्यूटर डेस्क पर, वहां आपको सभी प्रश्नों को हल करना है। ऑनलाइन मोड में होगा सीबीटी, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। ऑनलाइन मोड में एग्जाम कराया जाता है, नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होती है। एक और फॉर्मेट क्या है एग्जाम का? फॉर्मेट होता है एमसीक्यूज में, ठीक है। एमसीक्यूज फॉर्मेट में आपका ये एग्जाम कराया जाता है, यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे, इसी फॉर्मेट में आपको पूरा का पूरा एग्जाम करना है। ये नोट कीजिए। फिर इसके बाद हम चलते हैं रिजल्ट कैटेगरी में, किस कैटेगरी में रिजल्ट ये आपको शो किया जाता है, ठीक है। आशा करता हूं नोट कर ली होंगी चीजें, इंफॉर्मेशन। अब हम बात करेंगे रिजल्ट कैटेगरी की, ठीक है। जिन्होंने नहीं किया वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए। ये चीजें आपके पास पता होना चाहिए, वरना बार बार फिर कंफ्यूज होते हैं। एक ही क्लास में सारी कंफ्यूजन दूर आपकी। फिर कुछ नहीं करना, बुक्स उठाना, नोट्स उठाना, पेपर 1 पढ़ना है तो जाइए राधेश पाठशाला पर। बेच उदेपत 1.0 से सभी पेपर 1 की क्लासेस आपको यूट्यूब पर अपलोडेड हैं, मैं पढ़ा रहा हूँ ऑलरेडी, ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं इसके रिजल्ट कैटेगरी की। पहले नहीं था ये, पहले रिजल्ट इस तरीके से नहीं आता था। अभी के 3 कैटेगरी में रिजल्ट को इन्होंने शो कर दिया है, ठीक है। रिजल्ट कैटेगरी, ठीक है। देखिए आपका जो रिजल्ट है ये 3 कैटेगरी में शो होता है, 3 कैटेगरी में दिया जाता है। यहीं पर मैं एज लिमिट भी समझा दूंगा आपको, इसी जगह पर आपको एज लिमिट भी समझ में आ जाएगी। क्लियर? ये इससे पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, पहले रिजल्ट समझ लेते हैं, फिर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की आपके लिए बता देता है। ये पैटर्न का एक हिस्सा है इंपॉर्टेंट। और 3 कैटेगरी होती है, कौन कौन सी होती है? पहली होती है आपके पास जेआरएफ, जूनियर रिसर्च फेलोशिप। फिर होती है नेट या असिस्टेंट प्रोफेसर, इसको असिस्टेंट प्रोफेसर भी कहा जाता है, असिस्टेंट प्रोफेसर, ठीक है। चलिए ये आपकी सेकंड कैटेगरी है। थर्ड कैटेगरी है पीएचडी ओनली, पीएचडी ओनली, ठीक है, नोट कर लीजिए। ये 3 कैटेगरी में आपको जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर किया जाएगा। तीनों के लिए देखिए, अब साथ ही सर कौन कौन व्यक्ति एग्जाम दे सकता, आधा एज लिमिट यहां समझेंगे, आधी एलिजिबिलिटी यहां समझ में आ जाएगी आपको, आधी आपको अभी मैं जो बात आगे और चीजें बताऊंगा एजुकेशन क्वालिफिकेशन वहां हम समझ लेंगे, ठीक है। देखिए जेआरएफ की बात करूं तो इससे मिलती है आपको फेलोशिप, ठीक है।
एक मिलता है आपको जेआरएफ 2 साल तक के लिए मिलता है आपको जेआरएफ, फिर 3 साल के लिए मिलता है आपको एसआरएफ। ठीक है, जूनियर रिसर्च फिर 2 साल तक मिलता है, फिर एसआर, ये लगभग आपको मिलता है 37,000 कुछ मिलता है, फिर यहाँ ये 42,000 कुछ हो जाता है। और फिर हाउस एचआरए वगैरह अलग से मिलता है, इसमें प्लस एचआरए भी मिलता है आपको। ठीक है, हाउस रेंट अलाउंस वगैरह ये मिलते हैं आपको, 5-6 हजार रुपए अलग से और एक्स्ट्रा मिलता है, तो लगभग ये अच्छा खासा अमाउंट आपको मिल जाता है, निश्चिंत रहिएगा। ठीक है, ये आपकी, लेकिन ये कब मिलेगा? ये मिलेगा जब आप जेआरएफ क्वालिफाई करेंगे। फिर से सोच लीजिए, कब मिलेगा? जब आप जेआरएफ क्वालिफाई करेंगे तभी ये आपको मिलेगा, अन्यथा ये नहीं मिलेगा। जिसके सेट ये मिलता है उनको जो सबसे हाईएस्ट स्कोर लाने वाले स्टूडेंट होते हैं, उन सभी को इस जेआरएफ की कैटेगरी में सिलेक्शन, उनको सर्टिफिकेट मिलता है। और इसी जेआरएफ के माध्यम से फिर वो क्या क्या कर सकते हैं जेआरएफ के सर्टिफिकेट से? सबसे पहली बात तो वह व्यक्ति पीएचडी में एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, पीएचडी में एडमिशन ले सकते हैं, और इस पीएचडी करने के लिए आपको ये फेलोशिप दी जाती है। ठीक है, साथ ही असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम भी दे सकते हैं। क्या कर सकते हैं? पीएचडी में एडमिशन ले सकते हैं, साथ में फेलोशिप मिलेगी, और असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम भी दे सकते हैं। ठीक है, अब इस सर्टिफिकेट की कुछ लिमिट होती है। इसकी वैलिडिटी की बात करते हैं, जेआरएफ की आपकी वैलिडिटी की बात यदि मैं करूं तो जेआरएफ की जो वैलिडिटी होती है ये होती है 3 इयर्स। यानी मान के चलिए आपने अभी जेआरएफ क्वालिफाई किया, आपका सर्टिफिकेट बना एग्जाम, तो 3 साल के अंदर आपको पीएचडी में एडमिशन लेना पड़ेगा, अन्यथा नहीं लेंगे तो ये सर्टिफिकेट की जो आपकी जो मान्यता है, जो वैल्यू है, वह शून्य हो जाएगी। क्लियर? इतना समझ में आ गया? जेआरएफ में एज लिमिट में बता देता हूं, जेआरएफ में एज लिमिट दी गई है सर। जनरल कैटेगरी में यदि आप 30 ईयर से ऊपर हैं तो आपको जेआरएफ फेलोशिप नहीं मिलेगी। रिजर्व कैटेगरी की मैं बात करूं तो रिजर्व कैटेगरी में यह है 35 ईयर। मेन आपकी जो कैटेगरीज की बात आती है वो आती है जेआरएफ में, इन्होंने तय की है। यानी कि आपको जेआरएफ फेलोशिप चाहिए, और यदि आप 30 से ऊपर हो चुके हैं और जनरल कैटेगरी से आते हैं तो आपको जेआरएफ फेलोशिप नहीं मिलेगी। यदि आप रिजर्व कैटेगरी में ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, तो आप यदि 35 तक हैं, अंदर में है 35 के अंडर में, तो आपको जेआरएफ फेलोशिप मिल जाएगी, परंतु इससे ऊपर आप जाएंगे तो आपको भी ये फेलोशिप नहीं मिलेगी। क्लियर? अब मैं बात करता हूं नेट या असिस्टेंट प्रोफेसर की बात में कर लेता हूं यहां पे। चलिए देखिए, असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम के लिए जो पहली वरीयता है, इसकी हम बात करेंगे, वैलिडिटी की बात कर लेते हैं सबसे पहले। वैलिडिटी, तो इसकी वैलिडिटी रहती है लाइफ टाइम, यानी एक बार आप कभी भी अगर नेट क्वालिफाई है तो इसकी वैलिडिटी लाइफ टाइम रहती है। अब बात करते हैं नेट में सर्टिफिकेट लेने के बाद या सिलेक्शन होने के बाद हम क्या कर सकते हैं। तो पहली बात, आप पीएचडी में एडमिशन ले सकते हैं। बिल्कुल, पीएचडी में आपको एडमिशन मिल जाएगा, कोई इश्यू नहीं है, धूम धड़ाके से पीएचडी में एडमिशन हो जाएगा। साथ ही आप असिस्टेंट प्रोफेसर का भी एग्जाम दे सकते हैं। क्लियर? जैसे अभी एमपी सेट का एग्जाम आया तो उसने नेट या सेट क्वालिफाई चाहिए असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम देने के लिए, तो आप नेट से असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम भी दे, यानी इसके के लिए भी आप एलिजिबल हो जाते हैं। बस आपको यहाँ पीएचडी करने के लिए फेलोशिप नहीं मिलेगी। ये किनको मिलता है? जो जेआरएफ से कम लेकर आते हैं। ठीक है, यहीं पर आपको एक चीज और बता देता हूं, जेआरएफ कुछ लोगों को नेशनल फेलोशिप भी मिलती है। ठीक है, नेशनल फेलोशिप भी दी जाती है भारत सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा। ठीक है, जैसे ओबीसी की बात जनरल वालों को नहीं मिलती, जनरल वालों को जो रिजर्व ओबीसी को मिलती है नेशनल ओबीसी, ऐसे कुछ नेशनल एससी के लिए भी मिलती है, एसटी के लिए भी मिलती है। ठीक है, जो नेशनल फेलोशिप्स होती है ये भी लगभग अमाउंट इतना ही होता है जेआरएफ के बराबर, यानी जो जेआरएफ से सिलेक्शन नहीं हो पाता लेकिन जेआरएफ से कम जिनकी रैंक होती है उन सबको नेशनल फेलोशिप भी भारत सरकार की तरफ से प्राप्त प्रदान की जाती है। क्लियर? चलिए अब हम बात करते हैं पीएचडी ओनली में हम क्या कर सकते हैं। तो पीएचडी ओनली में पहले ही लिखा है कि आप पीएचडी के अलावा कुछ भी नहीं कर सकते, ओनली फॉर पीएचडी एडमिशन, ओनली फॉर
पीएचडी एडमिशन, ठीक है। अच्छा, यहाँ मैंने वैलिडिटी बता दी है, इसकी लाइफ टाइम रहती है 7 में से। अच्छा हाँ, आपके मन में एक प्रश्न आया होगा, इसकी एज लिमिट की क्या बात है? तो इसमें कोई भी एज लिमिट नहीं है, यह एग्जाम कितनी ही उम्र के विद्यार्थी दे सकते हैं और नेट को क्वालिफाई कर सकते हैं। क्लियर? पीएचडी में भी एज लिमिट नहीं है, परंतु इसकी वैलिडिटी तय की गई है। वैलिडिटी रहती है इसकी 1 ईयर। जिस तरह जेआरएफ की जो वैलिडिटी रहती है 3 साल के लिए, वहीं पीएचडी ओनली की वैलिडिटी रहती है 1 साल के लिए। अर्थात यदि आपका पीएचडी में इस साल हुआ तो आपको 1 साल के अंदर अंदर यदि आप पीएचडी में एडमिशन लेते हैं तो आपको एडमिशन मिलेगा। 1 साल के बाद जैसे उसकी वैलिडिटी खत्म, आपको वो सर्टिफिकेट की वैल्यू खत्म, आपको फिर से नेट जेआरएफ का एग्जाम देना पड़ेगा, तब कहीं जाके आपको पीएचडी में एडमिशन मिल पाएगा। समझ में आ गई आपको? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मैक्सिमम बच्चों को यहाँ डाउट रहता है क्योंकि ये थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स कर दी है यूजीसी ने। बहुत सिंपल चीज है, जेआरएफ की सबसे इंपॉर्टेंट है, हमारा टारगेट भी यही होना चाहिए। हमारा जो टारगेट है ये भी यही करना है, हमको ये अमाउंट चाहिए सर, ठीक है। और ये कब तक मिलता है? टोटल मिलता है 5 साल के लिए, ठीक है। 2 साल के बाद आप एसआरएफ में प्रमोट होते हैं, फिर एचआरए वगैरह मिलता है। ये अलग अलग सिटी और यूनिवर्सिटी के हिसाब से मिलता है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जाओगे थोड़ा अलग अमाउंट में मिल जाएगा, बड़ी शहर में जैसे मेट्रोपॉलिटन सिटी में जाओगे तो अलग अमाउंट पे। नेशनल फेलोशिप आपको मिलती है, यदि आपका जेआरएफ में स्कोर नहीं आता, कम आता है, तो फिर आपको नेशनल फेलोशिप मिल जाती है वहां पर, ठीक है। समझ में आ गया? नोट कर लीजिए। फिर इसके बाद कुछ और मैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे बताने वाला हूँ, जो कि आपकी एजुकेशनल एलिजिबिलिटीज है। एज वाली यहाँ पे कवर हो गई है, एज का कोई क्राइटेरिया दिक्कत नहीं है यहाँ पे, ठीक है। अब मैं आपको बताने वाला हूँ आपकी जो एजुकेशनल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसके बारे में चर्चा करने वाला हूं, तो अच्छे से इसको समझ लेना, क्लियर, ताकि आपको किसी प्रकार का कोई भी डाउट ना रहे, ठीक है। अच्छा, यहाँ एक चीज और बता देता हूं मैं आपको, जगह है यहाँ पर, देखिए रिजल्ट की, मैं रिजल्ट कैटेगरी की बात कर देता हूं मैं यहाँ पर। रिजल्ट कैसे शो होगा ये आपका, ठीक है। देखिए यहाँ पे एक मिनट, देखिए जनरल के लिए बात यदि मैं करूं, 10% सीटें जनरल के लिए रिजर्व रहती हैं। अभी नोटिफिकेशन जो आया उसी के आधार पर, जो हमारी रिजर्वेशन की जो प्रक्रिया, जो मानक है उसी के आधार पर, ठीक है। ओबीसी की मैं बात करूं यहाँ पे तो 27% सीटें ओबीसी के लिए आरक्षित रहेंगी यहाँ पर, ठीक है। 15% जो सीटें वो एससी के लिए रहती हैं और एसटी के लिए जो सीटें हैं वो लगभग रहती हैं 7%। तो ये आपका टोटल रिजल्ट बनता है। इसी कैटेगरीज के आधार पे आपको ये जेआरएफ में अप्लाई होता है। कहां पर होता है? ये जेआरएफ में अप्लाई होता है, और साथ ही साथ इसमें भी यही अप्लाई किया जाता है, पीएचडी ओनली में भी यही चीजें अप्लाई की जाती है। क्लियर? समझ में आ गई आपको चीजें? तो देख लीजिए, आपकी जो कट ऑफ भी आती है वो भी इसी आधार पर आती है, सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ बनती है एंड आपकी कैटेगरीज वाइज भी आपको कट ऑफ दी जाती है। चलिए, आशा करता हूं आपको इतनी चीजें समझ में आ गई हो। जानकारी समझ में आ रही तो कमेंट करके अवश्य बताना और वीडियो को लाइक जरूर कर लेना, है ना। और अपने राधेश पाठशाला चैनल को बहुत ऐसे लोगों तक जरूर पहुंचाना जो पेड कोर्स अफोर्ड नहीं कर सकते या ऑफलाइन क्लासेस नहीं ले सकते, लेकिन पेपर 1 जेआरएफ दिसंबर देना चाहते हैं, तो वो पेपर 1 की तैयारी राधेश पाठशाला पे उदय 1.0 के माध्यम से कर सकते हैं। चलिए आगे की बात करते हैं। कुछ और एलिजिबिलिटीज क्राइटेरिया है इसके अंतर्गत। एज लिमिट की बात कर ली मैंने। अब एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपको क्या चाहिए? देखिए पहले जो था, बात करता हूं मैं आपको, पहले ए में मांगा जाता था। क्या मांगा जाता था? सबसे पहले आपको ए में क्वालिफाई होना चाहिए, अभी भी है, ठीक है, अभी भी है। सबसे पहले आपको मास्टर कंप्लीट होना चाहिए, मास्टर यानी कि एम ए पोस्ट ग्रेजुएशन जैसे आप कहते हैं, ठीक है। इसमें भी कैटेगरीज वाइज परसेंटेज इसमें तय की गई है। कैसे? यदि आप जनरल से हैं तो आपको चाहिए यहाँ पे 55% आपकी परसेंटेज हो आपकी एमए की डिग्री में। क्लियर? और रिजर्व कैटेगरी की यदि मैं बात करूं, जो अदर रिजर्व कैटेगरीज होती हैं, ठीक है, रिजर्व कैटेगरी में आपको 5% की रिलैक्सेशन मिलेगी। तो ये 50%, यदि आप ओबीसी से हैं, एसटी एससी या अन्य कैटेगरी से हैं, तो आपको यहाँ पे 50% की छूट मिल जाती है, यानी 5% की छूट मिलती है। तो 50% आपकी एमए में परसेंटेज होना चाहिए। अब देखिए
मास्टर की यदि मैं यहीं पर बात करूं तो ये तो परसेंटेज का क्राइटेरिया मैंने बता दिया, जनरल 55% एंड रिजर्व कैटेगरी में 50%। साथ ही यदि आप अभी जो हाल ही में जो अपडेट हुई है, कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में चेंज किया है यूजीसी ने, यदि आप फर्स्ट ईयर में भी हैं तो आप यह एग्जाम दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, परंतु रिजल्ट आने से पहले आपको आपकी एमए कंप्लीट करना पड़ेगा। क्लियर? कितना समय लग जाता है, तो ऑब्वियसली आपको फिर ये फर्स्ट ईयर में आप यह एग्जाम दे सकते हैं। मैं कहता हूं यदि आप एग्जाम देना चाहते हो फर्स्ट ईयर में तो बिल्कुल दीजिए, ताकि अनुभव लगेगा, हाँ एग्जाम तैयारी कितनी हुई वो सेकेंडरी मैटर है, पर एग्जाम में बैठना बहुत जरूरी है, बहुत अनुभव मिलता है आपको, बहुत चीजें। ठीक है, ये एमए का मैंने बता दिया आपको, फर्स्ट ईयर में भी एग्जाम दे सकते थे, पहले सेकंड ईयर में जो होते थे, लास्ट सेमेस्टर में जो होते थे वही दे सकते थे, परंतु अब ये फर्स्ट सेमेस्टर वाले विद्यार्थी भी ये एग्जाम दे सकते हैं। अभी क्या एक चीज और रहती है क्वालिफिकेशन में, मैंने अभी बताया था एनईपी 2020 में हम 4 ईयर के हम एक कोर्स लेकर आए, 4 ईयर का एक इंटीग्रेटेड कोर्स है जिसमें 8 सेमेस्टर वाला, ठीक है, तो यह वाले विद्यार्थी भी एग्जाम दे सकते हैं अगर ये इन्होंने कंप्लीट है। इनके लिए परसेंटेज की क्या सीमा है, तो देखिए इनके लिए परसेंटेज के लिए जनरल कैटेगरी से मैं आपको बता दूं, जनरल कैटेगरी में यदि आपने 75% मार्क्स है तो आप यह एग्जाम दे सकते हैं। इसी प्रकार रिजर्व कैटेगरी की मैं बात करूं तो रिजर्व कैटेगरी से भाई 5% का और आपको रिलैक्सेशन मिलेगा, तो आप 70% यहां से एग्जाम ये है दे सकते हैं। ये नोट कर लीजिए, बहुत बच्चों को डाउट है ये अभी एलिजिबिलिटी में क्राइटेरिया एमए में किया गया है, यहाँ पे आप 75% एंड 70% में एग्जाम दे सकते हैं। लेकिन जो 4 ईयर वाले हैं इनके लिए एक चीज मानक तय कर दिया कि आपको जो है जेआरएफ तो मिल जाएगा पीएचडी के लिए, ठीक है, पीएचडी में एडमिशन भी मिल जाएगा, यदि आपका पीएचडी में होता है तो आप इसके बाद पीएचडी में एडमिशन ले सकते हैं, बट आप नेट का सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, यानी कि असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम आप नहीं दे पाएंगे, इसके लिए आपको एमए करके करना पड़ा। अभी हरियाणा वालों ने भी ये लेकर आए थे, समझ में आ गया आपको जो हुआ था एग्जाम में, जिनको पता जो हरियाणा से उनको अच्छी तरह से पता होगा, अभी चेंजेस किए गए थे असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम एलिजिबिलिटीज में। समझाऊं फिर से, 4 ईयर का भी जो बच्चे अभी 4 ईयर का जो कोर्स कर रहे हैं बीए वाले, ठीक है, 4 ईयर इंटीग्रेटेड जो कोर्स कर रहे हैं, जनरल कैटेगरी से 75% चाहिए, रिजर्व कैटेगरी से 70%। यदि आप ये एग्जाम क्वालिफाई करते हैं तो आपको जो रिजल्ट बनेगा वो ज्यादा फेलोशिप ले सकते हो आप पीएचडी करने के लिए, पीएचडी में एडमिशन भी ले सकते हो अगर पीएचडी ओनली में होता है, परंतु आप नेट का सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, यानी आपको नेट क्वालिफाई नहीं होगी, और नेट क्वालिफाई नहीं होगी तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम भी नहीं दे पाएंगे। या तो आपको राज्य का सेट एग्जाम निकालना पड़ेगा, जैसे अभी एमपी सेट का एग्जाम निकाला है तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर दे सकते हो, तो आपको या तो एमए करके फिर नेट निकालना पड़ेगा। क्लियर, समझ में आ रहा है आपको चीजें? तो ये थी आपके पास एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, आपका मेन था। क्लियर, टोटल होता हमारे पास 83 सब्जेक्ट, सबको पता ही होगा। आशा करता हूँ आपको ये क्लास समझ में आई होगी, काफी हेल्पफुल क्लास, मैंने मैक्सिमम जो इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स है सारे के सारे एक क्लास में समझा दिए, नोटिफिकेशन की इंफॉर्मेशन दे दी, क्राइटेरिया, एग्जाम पैटर्न, रिजल्ट कैटेगरी, सब कुछ पे चर्चा कर चुके। आई होप आपको ये क्लास समझ में आई होगी, आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे। तो मिलते हैं फिर किसी अगले सेशन में, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत, तब तक आप सब लिए स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, अच्छा सोचिए, अच्छे विचार रखिए और खूब मन लगाकर मेहनत कीजिए। जय हिंद सभी साथियों को।